हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका एजुसेट की आज की क्लास में। मैं ममता मित्तल, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज सिरसा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस है, केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं और इनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बेटा, जो केमिकल इक्वेशन हम नाम यूज कर रहे हैं ये नई टर्म नहीं है, आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। केमिकल इक्वेशन को हिंदी में हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, केमिकल इक्वेशन या फिर रासायनिक समीकरण का। यहाँ पर मैं दो शब्द यूज कर रही हूँ, सिंबल एंड फार्मूला, जिसे हिंदी में प्रतीक तथा सूत्र कहा जाता है। सिंबल लाइक फॉर एलिमेंट हाइड्रोजन हम सिंबल क्या यूज करते हैं, H, हीलियम He, लिथियम Li। इसी तरह से आपने 20 तक एलिमेंट्स के सिंबल लर्न किए थे, ये आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। एज वेल एज 20 से अबव लाइक कॉमन एलिमेंट्स आयरन Fe, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। तो जो कॉमन आपके पास एलिमेंट है उनके सिंबल भी बेटा आपने याद करने हैं, तभी आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। फार्मूला मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब आपके पास कोई कंपाउंड दिया जाता है लाइक वाटर H2O, वाटर के लिए फार्मूला क्या होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस तरह से हम जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम पूरा नाम यूज नहीं करेंगे, we यूज सिंबल एंड फार्मूला ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। आपके पास सिंपली यह क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन टॉपिक। होती क्या है केमिकल इक्वेशन, इसको पहले समझते हैं। आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये क्या है केमिकल इक्वेशन। इसमें मैंने क्या कार्बन लिखा या कार्बन डाई ऑक्साइड ऐसे लिखा, कुछ नहीं। मेरा टाइम सेव हो गया, लिखना इजी हो गया क्योंकि मैंने यूज किए सिंबल एंड फार्मूला। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी केमिकल चेंज व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ सिंबल एंड फार्मूला दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। अगेन आई रेफर ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन of a chemical change by use of, क्या यूज किया हमने, सिंबल्स एंड फार्मूला। इसे हम क्या नाम देते हैं, लाइक द केमिकल इक्वेशन। असेंशियल फॉर ए केमिकल इक्वेशन, क्या क्या कंपल्सरी कंडीशन है फॉर अ केमिकल इक्वेशन। असेंशियल मीन्स कंपल्सरी कंडीशन। तो फर्स्ट कंपल्सरी कंडीशन होती है इट शुड बी बैलेंस्ड, C1 C1, O2 O2। तो ये दोनों तरफ क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड।
नंबर 2, it should be experimentally true. मीनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते जाएं और बैलेंस कर दें। मैंने लिख दिया कि लेट्स सपोज C+H+O फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। यहाँ पर लेट 4 लगा दिया, ये 1 और ये बन गया। अगर लेबोरेटरी में इस तरह से किया जाए तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको आप अगर लिख भी रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, तो इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली लेवल के ऊपर सही नहीं है, आप इसको परफॉर्म करके नहीं दिखा सकते। तो केमिकल इक्वेशन इसको नहीं माना जाएगा। केमिकल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि आप जो भी लिख रहे हो उसे एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर प्रूव कर सको। थर्ड इज इट शुड बी बैलेंस्ड। सॉरी, बैलेंस तो हम कर चुके हैं, तो क्या रहेगा? इट शुड बी मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मीन्स आपको पता है जो गैसेस होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती। नोबल गैसेस पाई जाती हैं लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जितनी भी गैसेस है लाइक द O2, H2, N2, Cl2, Br2, सभी के साथ क्या आ रहा है? साथ में 2। वाई? बिकॉज दे आर मॉलिक्यूलर। तो जहां पर भी O यूज करना है, क्या लिखना है? O2। ऐसा नहीं है कि इस तरफ कंपाउंड में भी O2 आए। लेट C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO। बैलेंस कर दिया मैंने। तो आई एम सेइंग जब ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या आनी चाहिए? O2, H2, N2, Cl2। तो गैसेस को नॉर्मली किस तरह से लिखते हैं? इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, और रिएक्शन में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही शो होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास 3 एसेंशियल्स। 1 इज इट शुड बी बैलेंस्ड, सेकेंड इट शुड बी एक्सपेरिमेंटली ट्रू, एंड थर्ड इट शुड बी मॉलिक्यूलर। उसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो हम अब चेक करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कहां से लिया है शब्द? क्वालिटी। इट मीन्स लेट सपोज मैंने फोन खरीदना है, आई सेड मुझे एप्पल का चाहिए, आई नीड सैमसंग, आई नीड रेडमी। तो आप क्या रेफर कर रहे हो? नाम बोल रहे हो। उसी तरह से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स वी गेट या वी कम टू नो नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम पता चलते हैं। क्वांटिटेटिव में बहुत कुछ हमें पता चलता है। किस तरह से? क्वांटिटेटिव टेल अस नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। रिएक्शन में कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी नंबर, उनकी संख्या हमें पता चलती है। तो यहाँ पर कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो हमें उसका क्या पता चलता है? नंबर। We come to know number of moles of reactant and product। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स भी पता चलते हैं। मोल्स क्या होता है? जो स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स आपके पास इससे पहले लिखी होती है। तो इसमें कार्बन का 1 मोल, O2 का 1 मोल, CO2 का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है।
अगर मैं रिएक्शन लिख दूं H2O2 H2O, तो आपको पता है आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगाया, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। सो 2 मोल ऑफ वाटर are formed by use of 2 mole of H2 and 1 mole of O2. Like this, we get the number of moles participate in the reaction. Third point कि हमें पता चलता है how much mass is used in the reaction. कितना मास रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से एसेंशियल्स को रब कर रही हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा इसको। तो थर्ड पॉइंट हम रेफर कर रहे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मास पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में कैसे नॉलेज होती है, हमें सिंबल और फॉर्मूला पता चल गई। तो जैसे कि कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास हियर इज O2 प्रेजेंट है, सो 32 ग्राम्स, एंड CO2 का इन दोनों को सम अप करके आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम्स। तो हमारे पास देखो सिंबल एंड फार्मूला दे दिया गया है, तो हम मास का पता कर सकते हैं। एज वेल एज आपके पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको रेफर कर दिया गया जाएगा कि लेट इसका 4 ग्राम है, तो बताओ CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी। तो बाय दिस वन कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो कि 4 ग्राम के लिए हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस, दैट इज 44/12 इंटू 4। तो इजीली आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन हेल्प अस टू फाइंड आउट मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हियर दे आर रेफरिंग कि वी कैन कम टू नो अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम टर्म मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द गैसेस। तो वी कैन नो वॉल्यूम ऑफ gaseous, reactant and product। तो अगर हमारे पास ऊपर वाला ही रिएक्शन ले रही हैं तो यहाँ पर C+O2 CO2 है। आपको पता है ये सॉलिड है, ये गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो एट STP वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हमें पता चल जाएगा कि गैस का कितना वॉल्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम हुआ है। सो दीज आर द सिंपल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन को देखते साथ ही मिल जाती हैं। पर और भी इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। ये तो शुरू में जब हमारे पास केमिकल इक्वेशन सिंपल तरीके से दी गई वो इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा क्या हो सकता था जिसको हम इसकी लिमिटेशन की फॉर्म में याद करेंगे। तो अब हम करते हैं लिमिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट। भी इस तरह केमिकल इक्वेशन लिखने में क्या कमी है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, जिसमें हमारे पास पहली लिमिटेशन क्या दी गई है, दैट फिजिकल स्टेट। अब मैंने जैसे यहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन लिखी है, वी डोंट नो कि कार्बन सॉलिड है या लिक्विड, O2 सॉलिड है या लिक्विड, या समटाइम्स वाटर जो फॉर्म होता है वो किसी में लिक्विड फॉर्म में फॉर्म होता है, किसी में सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है और किसी में गैसियस फॉर्म में। आपको पता है वाटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो रिएक्शन में अगर नहीं दिया गया कि फिजिकल स्टेट कौन सी यूज करनी है तो वी विल गेट कंफ्यूज, है ना। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, इम्प्रूवमेंट का तरीका क्या है, लाइक दिस वन, कि अगर सॉलिड है तो S सिंबल पुट कर दो, लिक्विड है तो L, गैसेस है तो G,
और एक और इम्पोर्टेंट होता है जिसमें आप रेफर करते हो कि वो सोल्यूशन फॉर्म में है, उसको पानी में घोला हुआ है, तो उसके लिए एक्वस, तो AQ टर्म को यूज करना है। सेकेंड इज कंसंट्रेशन। हमारे पास नॉर्मली जो एसिड या बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो या दूसरे जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, सिमिलरली विद द बेस। तो रिएक्शन में हमारे पास सिंपली रेफर कर दिया कि दिस इज HCl। अब इसकी कंसंट्रेशन हाई है या लो है वो हमारे पास मेंशन नहीं की गई, तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है, वो इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशन से मिलनी चाहिए। तो उसका भी हमारे पास तरीका दिया गया, हमने क्या करना होगा उसमें, अप्लाई द टर्म फॉर हाई अमाउंट ऑफ एसिड और बेस कंसंट्रेशन, ये हम एसिड या बेस के साथ में लिख देंगे, एंड डाइल्यूट के लिए DIL। ठीक है, ये अच्छी तरह से नोट कर लिया आप। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट के लिए हम ये दो टर्म्स यूज करते हैं। आपकी मर्जी है, आप इसको ब्रैकेट में जो नाम रेफर कर रहे हैं HCl उसके साथ ब्रैकेट में इसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है कि लेट्स C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2, मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, तो CO2 तो बनेगा ही नहीं। वाई? बिकॉज देयर इज नीड ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर उसको हीटिंग इफेक्ट दिया जा रहा है ना, तभी ये बनेगा। लेकिन जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी, मैंने तो सिंपली इस तरह से शो किया था, तो वो किस तरह से रेफर कर सकता है कि रिएक्शन हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। तो हमने क्या करना है कि जो टेम्परेचर है जितना भी उस रिएक्शन में चाहिए, प्रेशर या एनी कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस होती हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। द कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच एनहांस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देती है विदाउट यूटिलाइजेशन इन द रिएक्शन। वो अपने आप को रिएक्शन में यूज अप नहीं करवाती, सिर्फ क्या करती है, रिएक्शन को तेज किया और एज सच बाहर निकल गई। जैसे मान लेते हैं अ कप ऑफ टी है, उसमें मैंने शुगर को मिक्स करना था। अब मैंने 1 टीस्पून ऑफ शुगर इसमें डाला एंड आई एम वेटिंग कि ये अपने आप इसमें डिजोल्व हो जाएगी, तो दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर इसी स्पून को मैंने इसमें घुमाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्टीरिंग एक्शन ऑफ द स्पून शुगर जल्दी मिक्स हो जाएगी। तो डिसॉल्विंग का रिएक्शन बिकम फास्ट बिकॉज ऑफ स्पून। तो क्या स्पून इसमें खुद डिसॉल्व हुआ? नहीं, उसने क्या किया, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज किया और एज सच बाहर निकल गया। वैसे ही हमारा होता है कैटालिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ यूजिंग इन देम। तो ये आपने याद रखना है। तो बेटा हमने क्या करना है कि हमारे पास इसमें कोई टेम्परेचर, प्रेशर कुछ नहीं दिखाया होता, तो किस तरह से दिखा सकते हैं, एरो के ऊपर आप टेम्परेचर, प्रेशर या लाइट अप्लाई हुई है, सनलाइट जैसे फोटोसिंथेसिस में हुई है, या कैटालिस्ट को यूज किया गया है जैसे अमोनिया के रिएक्शन में आयरन को यूज करते हैं, तो आप वेदर एरो के ऊपर, अगर थोड़ी चीजें हैं तो सिर्फ एरो का ऊपर वाला हिस्सा ही आप यूज कर लो, अगर ज्यादा डिटेल देनी है तो एरो के नीचे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फोर्थ इज हीट चेंज। तो हीट आपको पता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक
जिसमें हीट यूज अप होती है ना, ये दो तरह के रिएक्शन। तो वो इक्वेशन में दिखाई नहीं होती। अब यही रिएक्शन ले लेते हैं, इसमें क्या है, हीट रिलीज हो रही होती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 393.5 किलो जूल पर मोल इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो आप इसके साथ प्लस का साइन डाल के क्यों पुट कर दो कि हीट रिलीज हो रही है। अगर एंडोथर्मिक हुआ, वेदर ए टू बी हमारा रिएक्शन है लेटर, तो आप रिएक्टेंट के साथ क्यों पुट कर देना कि ये एंडोथर्मिक है, इसमें हीट यूज हुई है, इसमें हीट रिलीज हुई है। क्वाइट सिंपल। अगर ये इस तरह से क्यों नहीं लिखना, तो आप अपने फर्दर एक लेसन है थर्मोडायनेमिक, उसमें एक मेथड करोगे जिसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते होते हैं। यहाँ पर डेल्टा एच लिख देते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी टर्म के लिए यूज किया जाता है। आप एक बार माइंड में हीट रख लो, है ना। तो डेल्टा एच के साथ अगर आपने माइनस में कुछ भी वैल्यू दी तो दैट मीन्स एक्सोथर्मिक, और अगर प्लस में वैल्यू दी तो एंडोथर्मिक। तो ये भी तरीका विद द केमिकल इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अलावा भी होते हैं कुछ पॉइंट्स। तो एक फिफ्थ पॉइंट रेफर कर रही हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मीन्स क्या होता है, प्रेसिपिटेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। दो टर्म हम ले रही हैं, इसको कैसे दिखाएं। तो पहले एक बार समझ लो कि किस तरह से शो करना होता है। अगर पीपीटी बन रही है तो उसके साथ डाउनवर्ड एरो, अगर गैस एवॉल्व हो रही है तो उसके साथ अपवर्ड एरो। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस HCl, फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस H2, हियर इज 2। ठीक, अब यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड बन गया। आपके पास जो H2 है वो क्या है, गैस, और गैस रिएक्शन से बाहर निकल रही है तो साथ में क्या डाल दो, अपवर्ड एरो, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ गैस। इसी तरह से प्रेसिपिटेट पहले होते क्या हैं, जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, दो या दो से ज्यादा, और उससे एज ए रिजल्ट कोई सॉलिड ऑब्टेन हो, कुछ सॉलिड ऑब्टेन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। लेट हमने मिल्क लिया, उसमें सिट्रिक एसिड मतलब लेमन को डाल दिया, क्या होगा रिजल्ट कि आपके पास दूध फट जाएगा और उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे, बनते होते हैं ना। इसी तरह से साबुन वो लिया, उसको हमने हार्ड वाटर में डिसॉल्व किया, तो जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पता है हार्ड वाटर में साबुन पूरी तरह से नहीं घुलती, मतलब साबुन पूरी तरह से नहीं घुलती और कुछ हार्ड साबुन से ही बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। वो जो हमारे पास उस समय जो प्रेसिपिटेट बने हैं, दैट इज C17H35COO, इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम लग जाता है, तो ये चीज बाहर निकलती है उसमें, तो ये भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है बेटा, तो हमारे पास टर्म क्या रेफर कर रहे हैं कि जब दो लिक्विड को मिक्स करें और सॉलिड बन जाता है उसे क्या कहते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी रिएक्शन में, जैसे उस रिएक्शन में ये चीज फॉर्म होगी तो प्रेसिपिटेट के साथ हमने क्या डाल देना है, डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो मीन्स क्या है कि वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, वैसे बहुत कम यूज किया जाता है, वेदर स्लो और फास्ट। मॉडरेट को हम नहीं रेफर कर रहे यहाँ पर, तो जो रिएक्शन स्लो है उनके साथ स्लो पुट कर देना, जो फास्ट है उनके साथ फास्ट पुट कर देना, ताकि पता चल जाए आरामदारी से कि रिएक्शन स्लो है या फिर फास्ट है। इस तरह से ब्रैकेट में हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
7.7 लिमिटेशन और उसका इम्प्रूवमेंट, उसमें हम क्या रेफर कर रहे हैं, दैट नेचर ऑफ रिएक्शन। नाउ नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन आपको पता है दो तरह के होते हैं, वन इज रिवर्सिबल एंड सेकंड इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बैक प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल जैसे हम नॉर्मली शो करते हैं, सिंगल एरो जा रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है वो तो आपको पता ही है, और रिवर्सिबल हुआ तो आपने क्या, दिस वन, जैसे लेट्स सपोज N2 + 3H2 फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, ये हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें मैंने पूरा एरो नहीं यूज करना, 2 हाफ हेडेड एरो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव अ बेटर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से आप बेटर बना सकते हो। तो क्या क्या सीखा, दोबारा से देख लो कि केमिकल इक्वेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, क्या उससे नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और किस तरह से आप उसमें जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से बन रहे हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सेकंड, फॉर एग्जांपल आपने किए थे कि रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, दैट शुड बी मॉलिक्यूलर, तो वो कौन से पॉइंट थे, दैट इज रिलेटेड व्हाट इज एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, जैसे वहां पर गैसियस, एक्वस, फिजिकल स्टेट नहीं मेंशन की गई, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास व्हाट आर द लिमिटेशंस रिलेटेड टू अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव देम। आपके पास फिजिकल स्टेट नहीं शो की तो आपने किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है बाय द यूज ऑफ S, L, G एंड AQ, जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में समझाया है। इसी प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हीट रिलीज हो रही है या गेन हो रही है, कैटेलिस्ट कौन से अप्लाई किए हैं, उनको कहाँ पर लिखना है। तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, एक केमिकल इक्वेशन को बेटर कैसे बनाओगे, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन टर्म को आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। थैंक यू।